हेलो, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं नेमटेक का ऑनलाइन पेपर जो हुआ है वो उसके उसके अंदर जो क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पिछली वीडियोस के अंदर जो है मैंने आपके साथ शेयर किया है तकरीबन समर कोड प्रोग्राम एनटीएस के अंदर कौन से क्वेश्चन आए हैं वो पेपर भी मैंने शेयर किया है। इसके अलावा ऑन कैंपस जो पेपर हुआ है उसका भी मैंने आपके साथ इस पिछली वीडियोस के अंदर उनके क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए हैं। तो उससे पहले गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अच्छा, ये पेपर था। अब पेपर को जो है मैंने इसके जो भी क्वेश्चन थे उनको अरेंज करके मैंने एक स्लाइड बना ली है। तो उस स्लाइड को हम ओपन करेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और उनके सोल्यूशन भी हम इसमें फाइंड करें। तो यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करता रहा हूँ कि जो सोल्यूशन है वो मैंने यूजिंग इंटरनेट रिसोर्सेज यूज़ करके उनके सॉल्यूशन निकाले हैं, लेकिन उनके अंदर कोई मिस्टेक हो तो वो आप नीचे मेंशन करें को, क्योंकि मिस्टेक पॉसिबल हो सकती है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से जो है वो आपको बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जो है वो बताए हैं। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, उस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये बताया गया है, पूछा गया है कि कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है कंट्री, उसका कैपिटल क्या है? तो ब्यू ब्यूनो एयर्स इसकी जो है वो कैपिटल है, यानी कि बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन वन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है, उसके अंदर ये पूछा गया कि द पेंटिंग मोनालिसा वो किसने पेंट की थी, यानी कि जो मोनालिसा की पेंटिंग है वो किसने बनाई थी। अच्छा, मोनालिसा एक पेंटिंग है, ये पीछे भी समर कोड के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो लियोनार्डो दा विंसी जो है आर्टिस्ट, उसने ये पेंटिंग जो है वो ड्रॉ की थी। तो बी इज द करेक्ट वन ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैथमेटिक्स का है। मैथमेटिक्स के अंदर उन्होंने पूछा है कि इफ़ ए ट्राई एंगल ऑफ, अब उस ट्राई एंगल के तीन एंगल बताए गए हैं। पहला एंगल जो है वो 90 का है, दूसरा एंगल 45 का है और तीसरा भी 45 डिग्री का है। तो आपने बताना है कि व्हाट टाइप ऑफ द ट्राई एंगल। अब एक तरीका कार इसका ये है कि नीचे दी गई जो सारे ऑप्शन हैं उनको आप पढ़ें। अच्छा, उनको आप पढ़ेंगे तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसकी डेफिनेशन आपने जहन में रखनी है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है। ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर तमाम एंगल जो हैं वो सेम हो, यानी कि ऑल दी साइड और एंगल जो हैं अगर ट्राइंगल के सेम हो तो वो इक्विलेटरल होती है। अगर आइसोलेस ट्राइंगल का पूछा जाए तो आइसोलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती हैं जिसमें दो एंगल सेम होते हैं और तीसरा डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे भी यही कंडीशन है कि दो एंगल हमारे पास सेम है और तीसरा एंगल जो है वो डिफरेंट है। तो ये हो गई हमारे पास आइसोलेस ट्राइंगल। तो बी इज द करेक्ट वन है। अगर हम देखा जाए कि राइट एंगल ट्राइंगल कैसी होती है, ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर कम से कम एक एंगल जो है वो 90 का हो, एक एंगल 90 का हो और दो एंगल वो डिफरेंट हो। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। स्केल लाइन क्या होती है? मेरा ख्याल है वो स्केल लाइन ऐसी होती है कि जिसके अंदर तीनों एंगल जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो बी इज द करेक्ट वन ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कंट्री जापान, उसका कैपिटल सिटी कौन सा है? तो जापान का कैपिटल सिटी हमें पता है टोक्यो होता है। तो ये हमारा जो है करेक्ट डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। इंग्लिश का ये क्वेश्चन है कि ही इज एलर्जिक डैश कैट्स। तो यहाँ पे टू आता है, ही इज एलर्जिक टू कैट। करेक्ट ऑप्शन आप फिर भी अपने भी आपने वेरीफाई कर लेना है कि क्या है। अगर आपको ये लगता है कि ये सी गलत है या फिर कुछ और है आंसर इसका, तो वो आपने नीचे कमेंट करना है। तो सब्सक्राइब करते रहें मेरे चैनल को ताकि मैं ऐसी मज़ीद वीडियो आप तक पहुंचाता रहूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं कि वो भी इंग्लिश का है। पहले देखें, हमारे पास तीन जो मैथमेटिक्स के आगे तीन जो हैं अब इंग्लिश के होंगे। अब उससे पहले जो हैं वो तीन हमने जो जनरल नॉलेज के पढ़े थे। अच्छा,
क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं कि करेक्ट द ग्रामर ऑफ वर्ब शी डैश टू स्टोर यस्टरडे, शी गो गोज गोन वेंट। अच्छा ये पास्ट सेंटेंस है तो इसके लिए पास्ट फॉर्म लगेगी, तो वेंट इज द करेक्ट ऑप्शन। शी वेंट टू स्टोर यस्टरडे। अगर तो वो उसने जाना है कल को, फिर गो दो का यहाँ पे गो, ये डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7 के पास्ट फॉर्म ऑफ द सिंग। जो सिंग है उसकी पास्ट फॉर्म क्या है? सिंग की पास्ट फॉर्म जो है वो हमारे पास सैंग है, सिंग सैंग संग। तो ए जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 के जी करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड चाइल्ड। चाइल्ड इज, जो चाइल्ड है उसकी प्लूरल फॉर्म वो क्या है? प्लूरल कहते हैं जमा को, चाइल्ड की जमा क्या होती है? चिल्ड्रन। तो बी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9, इफ 3 आर्टिट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल आर कंग्रुएंट। ठीक है, अगर जो है तीनों आर्टिट्यूड ट्राइंगल के किसी एक पॉइंट पे मिले तो उसको ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं? इक्विलेटरी ट्राइंगल। ठीक है, तो ये हमने पहले भी पढ़ा था। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर मूव करते हैं कि व्हाट इज द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट दिस। ठीक है, अच्छा हमारे पास यहाँ पे लाइन की इक्वेशन ये होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अच्छा इसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे y ही होना चाहिए। अगर तो यहाँ पे 2 होगा तो उसको हमने क्या करना है? उधर डिवाइड कर देना है। कोई भी एलिमेंट यहाँ पे होगा तो हमने क्या करना है? उस एलिमेंट को हमने उधर जाके डिवाइड कर देना है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या होना चाहिए? y। तो अगर तो यहाँ पे y है तो फिर x के साथ वाला जो m होता है इसको हम कहते हैं स्लोप। ठीक है, और जो यहाँ पे प्लस होता हो है यानी कि mx को छोड़ के बाकी जो बचता है उसको हम कहते हैं y इंटरसेप्ट। ठीक है, ऐसी अगर इक्वेशन के अंदर हम x की वैल्यू को 0 पुट कर दें तो जो भी हमारा कांस्टेंट आता है उसको हम y इंटरसेप्ट कहते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो है हमारे पास ये क्या है? y इंटरसेप्ट। अगर आप इसको आप क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन, तो वो आपने फिर 2 बतानी है x के साथ जो होगी। तो इस हिसाब से हमारा जो 3 है वो हमारा क्या है? y इंटरसेप्ट। यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे माइनस आ जाना। ठीक है, तो ये इक्वेशन होती है, ये 9th के अंदर क्वेश्चन है, 8th के अंदर भी क्वेश्चन है। तो बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11 कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का हमें पता होता है कि ऐसा शेप जिसकी 2 साइडें जो हों वो बराबर हों। ठीक है, 4 साइडें होती हैं, 2 बराबर हों। ठीक है, उसको हम कहते हैं रेक्टेंगल। तो उसका हमने एरिया फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल ये वाली साइड उसकी 5 है तो ये 8 है। तो एरिया जब रेक्टेंगल का हमने फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं? लेंथ और विड्थ को तरफ दे देते हैं, वो हमारे पास एरिया आ जाता है। लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, तो लेंथ हमारे पास जो है 8 है और विड्थ हमारे पास 5 है। तो 8 इंटू 5 हमारे पास 40 और सेंटीमीटर को ज़रूर देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 5 ज़रब 8 40 हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ए है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि सोल्व दिस इक्वेशन फॉर y। ये इक्वेशन है, इसको हमने y के हिसाब से सोल्व करना है। ठीक है, तो वेरिएबल को एक साइड पे रहने देते हैं, बाकी को दूसरी। अब यहाँ पे -7 है तो इधर आके ये क्या हो जाएगा? +7। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा +7 और यहाँ पे हमारे पास 2y आ गया। तो 2y अब इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास 18 आ गया।
तो जैसे ही हमने इस 2 को डिवाइड करना है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो गया, y की यहाँ पे 2 1 जार 2 9 जार। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 9 आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो इक्वेशन को सोल्व किया y के लिए, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है आंसर 9 है। तो D इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। इसके अंदर ये बताया गया है कि पूछा गया है हमसे कि अगर एक स्क्वायर किसी नंबर का हमने लिया है तो वो क्या आया है 64, तो फाइंड द नंबर। तो उस नंबर का आपने निकालना है कि वो नंबर क्या है। तो 64 का अगर स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लें 64 का तो वो हमारे पास 8 आंसर आता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है कि 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 64 आंसर आना चाहिए। और ऐसा नंबर हमने बताना है कि जिसका स्क्वायर क्या हो 64, 8 का स्क्वायर 64 है, तो D is the correct option. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, अगर एक क्यूब है उसका वॉल्यूम है 125 क्यूबिक यूनिट, तो उसकी लेंथ क्या होगी। तो वॉल्यूम जो होता है क्यूब का, उसका फार्मूला होता है लेंथ की पावर 3, लेकिन हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है 125, तो हमने निकालना क्या है, लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्यूब रूट लेंगे, इधर भी क्यूब रूट, इधर भी क्यूब रूट। ठीक है, 125 का क्यूब रूट लिया तो हमारे पास 5 आंसर आता है, और लेंथ हमारे पास क्या आ गई 5 यूनिट। ठीक है, तो ये आपने फार्मूले याद रखने हैं कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है, पेरीमीटर क्या होती है, स्क्वायर की सर्कल की पेरीमीटर क्या होती है। ये ज़्यादातर यही जो है वो क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं कि एरिया ऑफ, आपको रेडियस दे दिया जाता है, वो कहते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, वो आपने फाइंड करना होता है। तो B इज द करेक्ट वन ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। इफ 2 पेंसिल, उनकी कॉस्ट क्या है 0.2, तो 5 पेंसिलों की कॉस्ट क्या होगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये हिसाब होता है कि 2 पेंसिलों की कॉस्ट हमें दी गई है 0.2। तो अगर हमें एक पेंसिल की कॉस्ट पता होगी तो हम क्या करेंगे, उन एक पेंसिल को 5 से ज़रब देंगे तो 5 की कॉस्ट आ जाएगी। 10 की फाइंड करनी होगी, उसको 10 से ज़रब दे देंगे। लेकिन यहाँ पे 2 की कॉस्ट क्या है 0.2, एक की कॉस्ट निकालनी होगी, हम क्या करेंगे 0.2 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारे पास एक की कॉस्ट क्या आ गई 0.1। लेकिन हमने तो फाइंड करनी है 5 की, तो हम क्या करेंगे, इधर भी 5 से ज़रब दे देंगे, इधर भी 5 से ज़रब दे देंगे, तो यहाँ पे आ गई 0.5। तो 5 पेंसिलों की कॉस्ट जो है वो $0.5 है। तो D is the correct option. Next, if a mirror image of a word garden, एक गार्डन है उसका मिरर क्या होगा, उस जो है गार्डन उसका मिरर हमने क्या करना है कि उसको उल्टा लिख देना है, N पहले, फिर E, फिर D, फिर R, फिर A, फिर G। तो हमारे पास जो है ये ए वाला करेक्ट ऑप्शन बनता है इसमें। तो ये हमारे पास मिरर का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आम तौर पे हम क्या करते हैं कि हमने देखा होगा रियल एग्जांपल के अंदर एम्बुलेंस, तो एम्बुलेंस जो होती है गाड़ी, उसके ऊपर एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है। वो क्यों लिखा होता है कि जो उससे आगे वाली गाड़ी होती है ना, उसने देखना होता है मिरर के अंदर। तो जब वो मिरर के अंदर वो देखती है एम्बुलेंस, तो उसको अपने मिरर के अंदर वो एम्बुलेंस का जो है वो वर्ड क्लियर नज़र आता है। तो ये जो है ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। किसी का भी मिरर आपने फाइंड करना हो तो उसको उल्टा लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 के मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइन दी मुस्लिम लीग
इन डैश ईयर, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग किस साल में ज्वाइन की थी? 29 दिसंबर 1913 के अंदर जो है उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास के मशहूर खुतबा, ठीक है, इल्लामा इकबाल डिलीवर अ हिस्टोरिक एड्रेस एज ए प्रेसिडेंट ऑफ ऑल मुस्लिम लीग। के इल्लामा इकबाल ने अपना मशहूर खुतबा जब वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे वो कब दिया था? तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो ये है कि 29 दिसंबर 1930 के अंदर उन्होंने अपना मशहूर खुतबा डिलीवर किया था। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि मोहम्मद सर सैयद अहमद खान डाइड इन डैश ईयर। कि सर सैयद अहमद खान जो है वो किस साल के अंदर वफ़ात उनकी हुई थी? तो उनकी वफ़ात 27 मार्च 1858 के अंदर उनकी हुई थी। अब सर सैयद अहमद खान भी एक मशहूर पर्सनैलिटी है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने कौन कौन सी बुकें लिखी, इन्होंने पाकिस्तान के लिए और मुसलमानों के लिए क्या क्या काम किया, बरसगीर के मुसलमानों के लिए, ये सारा आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जियोग्राफिकली पाकिस्तान इज द पार्ट ऑफ डैश, सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न एशिया, नॉर्थर्न एशिया, यानी कि साउथ के अंदर जो है वो हमारा पाकिस्तान जियोग्राफिकली पार्ट है। तो डी इज द करेक्ट वन। अच्छा 20 ये क्वेश्चन आए थे, तो 20 क्वेश्चन जो है ये मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो इसके अलावा मज़ीद जो क्वेश्चन हैं उनकी प्ले लिस्ट की लिस्ट इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपने वहाँ से देख के अपने टेस्ट की तैयारी करनी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी फीडबैक दें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।